नमस्कार, डीएल हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हौसलों की उड़ान। आज घर में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। मनीषा जी का छोटा बेटा दीपक, जो विदेश में नौकरी करता था, आज उसके लिए एक ऊंचे खानदान से रिश्ता देखने लड़की वाले आ रहे थे। और यह मौका मनीषा जी किसी भी सूरत में हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थी। इसलिए लड़की वालों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सुबह से अपनी बड़ी बहू पिंकी पर हुक्म चलाने में लगी थी। बहू, यहाँ सारी धूल मिट्टी पड़ी है, ढंग से सफाई भी नहीं कर सकती क्या, एक शोपीस की। और देखते हुए मनीषा जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली। पिंकी ने बिना कुछ कहे वहां से धूल साफ की और फिर हाथ धोकर किचन की ओर भागी। लेकिन मनीषा जी को चैन कहाँ। जैसे ही उनकी नजर सोफे पर गई, माथे पर बल पड़ गए। हे भगवान, अब यहाँ देखो जरा, यह सोफे झाड़े भी नहीं। कहते हुए उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा लिया और सोफे को ऐसे झाड़ने लगी जैसे कोई जंग लड़ रही हो। सब्जी और छोले तैयार हो गए हो तो खीर भी बनने रख दो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी माँ जी, बना रही हूँ, हड़बड़ाते हुए पिंकी ने कहा और फिर काम करने की गति बढ़ा दी। पूरियों का आटा लगाना भी बाकी है। अभी तुम कर क्या रही हो? बस लगाने ही वाली हूँ माँ जी, अपने दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए पिंकी ने कहा। सुबह से काम कर करके उसकी कलाई दुख रही थी, मगर शिकायत का एक शब्द भी उसकी जुबान पर नहीं आया। तभी मनीषा जी शक भरी निगाहों से किचन का जायजा लेने लगी। पिंकी की पूरी कोशिश थी कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। वह जानती थी अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो हर बार की तरह सासू माँ उसे खरी सुनाने से नहीं चूकेंगी। लड़की वालों के आने का समय हो रहा था, लेकिन बेचारी पिंकी को इतनी फुर्सत भी कहाँ मिली थी कि जाकर अपने कपड़े ही बदल लेती। आखिरकार दरवाजे की घंटी बजी। आ गए, मनीषा जी ने घड़ी देखी और खुशी से चहकी। फिर तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, चेहरे पर बनावटी गरिमा लाई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। अरे आइए आइए, कब से आपका ही इंतजार था। उन्होंने लड़की वालों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। लड़की के माता पिता के साथ उसके चाचा चाची भी आए थे। उनकी चाल ढाल और कपड़ों से ही साफ झलक रहा था कि वे कितने संपन्न हैं। वे सोफे पर बैठते ही घर का बारीकी से मुआवना करने लगे। पिंकी जल्दी जल्दी पानी लेकर आई और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। लेकिन सुबह से भाग दौड़ करते करते उसकी हालत बिगड़ गई थी। माथे पर पसीना झलक रहा था। साधारण सलवार कमीज पर सूती दुपट्टा पहनते हुए वह भी काम करते करते गंदा हो गया था। लड़की वालों में से चाची ने धीरे से अपने पति के कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे यह क्या नौकरानी है। तभी पिंकी की सास ने यह सुन लिया और बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं, यह हमारी बड़ी बहू पिंकी है। एक पल के लिए तो लड़की वाले हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरों पर हल्की असहजता तैर गई। लड़की के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, यह आपकी बहुरानी है, हमें लगा शायद। कहते कहते वह चुप हो गए। पिंकी चुपचाप सबको नाश्ता परोसने लगी। लड़की वाले एक अमीर घराने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो बहू की हालत किसी काम वाली जैसी लग रही थी। मनीषा जी ने माहौल में पसरी अजीब सी चुप्पी को भांप लिया। वह जोर से हंस पड़ी। अरे क्या करे, हमारी बहू को काम करने की आदत ही इतनी है, इसे आराम करना पसंद ही नहीं। लड़की की माँ ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा, बहू काम करने की इतनी आदी है, लेकिन हमारी बेटी को तो ऐसे घर के काम करने की आदत नहीं है। मनीषा जी ने तुरंत बात संभाली, अरे नहीं नहीं, हमारी छोटी बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़ी बहू का तो यह शौक है बस। लड़की वालों के मन में अब हल्की झिझक थी। उनका व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा। वह चुपचाप नाश्ता करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। मनीषा जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनके मन में हलचल मची हुई थी। इस रिश्ते को किसी भी हाल में फिसलने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपनी बातों से माहौल ठीक करने की कोशिश जारी रखी। चाय नाश्ते के बाद
लड़की वालों ने इधर उधर की बातें की, लेकिन माहौल पहले जैसा सहज नहीं रहा। तभी लड़की के पिता ने सवाल किया, वैसे आपका बेटा दीपक कब आने वाला है भारत? मनीषा जी ने झट से मुस्कान लाकर कहा, बस यूं समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। नौकरी से छुट्टी लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब सब तय हो गया है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और फिर वे लोग उठ खड़े हुए। मनीषा जी ने पूरे जोश से के साथ उन्हें विदा किया। हमें पूरी उम्मीद है कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब आगे का फैसला आप सब पर है। लड़की की मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर वे सभी गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन शाम होते होते मनीषा जी की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मनीषा जी का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह बार बार फोन की तरफ देख रही थी। आखिरकार उन्होंने बिचौली शर्मा जी को फोन लगाया, जो यह रिश्ता करवा रहे थे। हाँ शर्मा जी, क्या खबर है? लड़की वालों ने क्या कहा? मनीषा जी की आवाज में घबराहट थी। शर्मा जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद गहरी सांस ली। बहन जी, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर लड़की वालों ने तो साफ मना कर दिया है। क्यों? क्या पर क्यों? मनीषा जी को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी बड़ी बहू को नौकरानी बनाकर रखते हैं, वह छोटी बहू से क्या करवाएंगे? मनीषा जी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या बकवास है? यह हमने पिंकी को कब नौकरानी बनाया? उनका स्वर ऊंचा हो गया। शर्मा जी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, असल में उन्हें लगा कि आपका परिवार उनके स्टेटस से मेल नहीं खाता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ऐसा परिवार में रिश्ता नहीं करना जहाँ बहुओं से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता है, जहाँ बहू और नौकरानी में कोई फर्क न दिखाई दे। वह कहते हैं कि इस घर में उनकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। अब मनीषा जी की सांसें तेज चलने लगी। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा गया। यह सब उस मनुष्य पिंकी की वजह से हुआ। अगर वह जरा सी भी संभल कर रहती, ढंग से तैयार होकर बैठती, तो यह नौबत ही ना आती। उन्होंने झटके से फोन काट दिया और माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसी समय मनीषा जी का बड़ा बेटा विकास घर में दाखिल हुआ। विकास जैसे ही अंदर आया, उसने अपनी माँ को परेशान देखा। वह बेचैनी से गहरी सांस ले रही थी। क्या बात है माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विकास ने पास बैठते हुए पूछा। मनीषा जी ने गुस्से में तिलमिलाते हुए जवाब दिया, जब तक यह पिंकी हमारी जिंदगी में रहेगी, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ना मेरी तबीयत और ना ही इस घर के हालात। विकास चौंक गया। अब क्या हो गया माँ? मनीषा जी ने गुस्से से आंखें बंद कर ली, फिर बोली, इतना अच्छा रिश्ता आया था दीपक के लिए और लड़की वालों ने मना कर दिया। उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, और वो भी सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। विकास को यकीन नहीं हुआ। पिंकी की वजह से? मगर क्यों? मनीषा ने झट से आंखें खोलकर उसे घूरा। क्या तूने देखा भी था वह किस हाल में उनके सामने आई थी? कपड़े पहनने का सलीका नहीं है उसे, उसका बस चले तो पूरे घर को डुबो दे। जरा भी अकल नहीं है उसमें। सुबह से ही उसे कहा था कि लड़की वाले ऊंचे घराने के हैं, फिर भी वह नौकरानियों जैसी बनी घूम रही थी। विकास का चेहरा गंभीर हो गया। मनीषा जी ने आगे कहा, एक बहू के पहनावे से ही उसके पति और ससुराल की इज्जत होती है। अगर वह अच्छे कपड़े पहनेगी तो लोग तुम्हारी ही वाह करेंगे, और अगर वह इस तरह रहेगी तो लोग तो यही कहेंगे ना कि हम अपनी बहू पर जुल्म करते हैं, ना उसे अच्छा खाना देते हैं, ना ही पहनने को। अब सोच, जब यह बात 10 लोगों तक जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? विकास को अब अपनी माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। अब तू ही कुछ कर बेटा। अगर इस घर की इज्जत बनाए रखनी है तो अपनी बीवी को समझा कि एक बहू को कैसे रहना चाहिए। विकास बिना कुछ कहे तेजी से उठा और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गया।
विकास ने झटके से दरवाजा खोला तो पिंकी झट से उठी और बोली, आ गए आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही पिंकी रसोई की ओर जाने लगी तभी विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और झटके से उसे पीछे की ओर धकेला। पिंकी गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभली। इससे पहले कि वह उसके इस व्यवहार का कारण पूछती, विकास कड़वी आवाज में बोला, यह तुमने कैसा हुलिया बना रखा है? एक ही साल हुआ है हमारी शादी को और देखो अपने आप को शीशे में, ना विवाहित ना ही किसी की विधवा लग रही हो। सुनते ही पिंकी के होश उड़ गए। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और क्या कहूँ तुम्हें, तो इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के सामने कैसे आना चाहिए। पिंकी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? अच्छा, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो तुम जो इतना भी नहीं समझती कि जब बाहर से लोग आए तो कैसे तैयार होकर आना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग तुम्हें ठीक से पहनने को नहीं देते? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर विकास, सुबह से सारा काम तो मैं ही कर रही थी। मैंने पहनने के लिए नई साड़ी निकाली भी थी, लेकिन काम इतना था कि कपड़े बदलने तक की फुर्सत नहीं मिल पाई। इसलिए तभी विकास उसकी बात पर काटते हुए जोर से चिल्लाया, तो क्या हुआ? घर के काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या चाहती हो तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नौकरों की फौज खड़ी हो? घर के जितने भी काम हैं वो तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करवाओ। आज तुम्हारी वजह से दीपक का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। आज के बाद अगर तुम किसी के सामने ऐसे हुलिये में आई तो तुम्हारी खैर नहीं। पिंकी हैरान थी क्योंकि शादी के बाद से लेकर आज तक, सुबह से लेकर रात तक, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी सास और पति के इशारों पर ही नाच रही थी। फिर भी उसे यही बातें सुनाई जाती थी, बात बात पर जलील किया जाता था और कभी कभी तो विकास उस पर हाथ भी उठा देता था। रसोई में रोटी बनाते वक्त पिंकी सोचने लगी कि कितनी उम्मीदें लेकर वह शादी करके इस घर में आई थी, कि माँ जैसी सास मिलेगी, प्यार करने वाला पति मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। सास दिन भर हुक्म चलाती और रात होते ही बहू की शिकायतों का पिटारा खोल देती। विकास कभी भी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता, उल्टा जरा जरा सी बात पर चीखना, चिल्लाना और कभी-कभी हाथ तक उठा देना उसकी आदत बन चुकी थी। कितने महीनों से वह अपने घर नहीं गई थी, माँ बाप से मिले कितना समय बीत गया था। शादी से पहले तो सोचा था कि एक ही शहर में है तो मायका और ससुराल है, जब भी दिल करेगा माँ के पास चली जाया करूंगी, लेकिन यहाँ तो उसे घर से बाहर पैर निकालने तक की इजाजत नहीं थी। पिंकी का कोई भाई नहीं था, इसलिए अपने माँ बाप की चिंता सताती रहती थी उसे। करीब 3 महीने पहले उसने माँ से मिलने जाने की बात कही थी तो विकास ने अपनी माँ की बोली बोलते हुए गुस्से से आंखें दिखाकर कहा था, हर दूसरे दिन मायके जाने की जरूरत नहीं है, अब यही तेरा घर है और तुझे इसी घर में रहना है। उसके बाद तो पिंकी ने माँ के घर जाने की बात करने की हिम्मत भी नहीं की। फोन पर भी बात होती तो सास की कड़ी नजरों के बीच बस कुछ ही मिनटों की औपचारिक बातचीत, तभी बाहर से सासू माँ की तेज आवाज आई, बहू रसोई में जाकर सो गई है क्या? विकास डाइनिंग टेबल पर बैठा इंतजार कर रहा है। तभी ख्यालों में डूबी पिंकी एकाएक ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। खाना लाकर टेबल पर रखा, लेकिन मन अभी भी भारी था। अगले दिन सुबह जब पिंकी रोजाना के काम करने में व्यस्त थी तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू आज हमें मेरी सहेली के बेटे की शादी में जाना है, तो कोई अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। तो पिंकी ने धीमे स्वर में कहा, जी माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। तभी मनीषा जी नाक चढ़ाते हुए बोली, और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो, कोई ऐसा वैसा सूट या साड़ी मत पहन लेना, मेरी इज्जत का सवाल है। सासू माँ की बातें सुनकर पिंकी कुछ पल के लिए सुन्न रह गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और मनीषा जी वहां से चली गई। लेकिन पिंकी का दिल बुझ सा गया था। शाम को उसने अपनी अलमारी से एक हल्का गुलाबी रंग का सूट निकाला और तैयार होने लगी। उसने हल्का सा श्रृंगार किया,
लेकिन चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। तभी कमरे में विकास आ गया तो पिंकी ने जल्दी से उसके कपड़े निकालकर उसे दे दिए। वो सोच रही थी कि शायद विकास उसकी ओर देखकर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन विकास ने उसकी ओर नजर भरकर नहीं देखा था। फिर पिंकी ने ही पूछ लिया, बताइए तो कैसी लग रही हूँ मैं? तो विकास उसे देखते हुए बोला, ठीक लग रही हो। इतना ठंडा सा जवाब पाकर पिंकी का दिल बुझ सा गया। तभी कमरे में उसकी सासू माँ आई और बोली, अरे विकास आ गया तू, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर मनीषा जी की नजर पिंकी की ओर गई। बहू, तुमने फिर यह बेकार सा सूट पहन लिया। कितनी बार कहा है अपनी माँ के दिए हुए ये घटिया से कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। क्या सोचेंगे सब लोग कि मेरी बहू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। अभी के अभी यह कपड़े बदलो और तुम्हारी शादी के शगुन पर जो साड़ी हमने तुम्हें दी थी वह साड़ी पहनो। और यह क्या, तुमने तो एक गहना तक नहीं पहना। विकास, यह तो सब लोगों के सामने हमारी नाक कटवा कर रख देगी। यह बात सुनकर विकास गुस्से से बोला, तुमने सोने के गहने क्यों नहीं पहने? तो पिंकी ने कहा, वो गहने तो इससे पहले कि पिंकी अपनी बात पूरी कर पाती, मनीषा जी ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ मुझे मालूम है, गहने मेरे पास हैं, संभाल कर ही रखे हैं। खाए नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हारे गहने, पर मुझे तो यह मालूम है कि तुम उन गहनों को संभाल कर नहीं रख पाओगी, इसलिए अपने पास रखे हैं मैंने। फिर विकास ने कहा, पिंकी तुम माँ से गहने मांग भी तो सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो अहम को ठेस पहुंचती है ना। या फिर तुम दुनिया वालों के सामने यह साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत बेचारी हो, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं दिलाया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जरा ढंग से तैयार हो जाओ और हाँ, चेहरे पर जरा मुस्कुराहट रखो। शादी पर जा रहे हैं, किसी मातम में नहीं। इतनी बात कहकर विकास बाथरूम में चला गया। पिंकी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने अपनी सास से कहे अनुसार चुपचाप उनकी दी हुई लाल रंग की साड़ी निकाली, श्रृंगार किया, गहने पहने और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़ ली। कुछ देर बाद वे सब शादी में पहुंच गए। मनीषा जी की सहेलियां और अन्य जान पहचान के लोग वहां मौजूद थे। पिंकी ने देखा कि जैसे ही वे लोगों के सामने पहुंचे, उनकी सास और पति का व्यवहार एकदम बदल गया। मनीषा जी ने पिंकी को अपने पास खींचा और गर्व से कहा, देखो यह मेरी बहू है, कितनी सुंदर और संस्कारी है ना। उनकी आवाज में वही मिठास थी जो पिंकी को घर पर कभी सुनने को नहीं मिलती थी। विकास भी पिंकी के पास खड़ा था। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो पिंकी। पिंकी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह जानती थी कि यह सब सिर्फ दिखावा है। इधर मनीषा जी की सहेली राधा अपनी दूसरी सहेली से बातें कर रही थी। वैसे मनीषा की बहू तो बड़ी खूबसूरत है और सुना है स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, राधा ने कहा। दूसरी सहेली से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ख्याल तो उसका मनीषा भी बहुत रखती होगी। बहू से अच्छा व्यवहार हासिल करने के लिए उसके साथ भी तो अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है ना। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मनीषा हर जगह अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाती है और देखो ना कितने अच्छे तरीके से पेश आती है उसके साथ। उसकी साड़ी देखो, कम से कम 8 से 10 हजार की होगी। तभी मनीषा जी अपनी सहेलियों के पास आ गई तो राधा बोली, वाह मनीषा, तुमने तो बहुत अच्छी किस्मत पाई है, बहू तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तो। मनीषा जी बोली, अरे राधा, अगर बहू ससुराल में हंसी खुशी से रहेगी तो चेहरे पर निखार तो आएगा ही। बेटी की तरह रखती हूँ मैं उसे। और विकास का तो क्या ही कहूँ, सारे नखरे उठाता है उसके। अगर बहू को अंदर से खुशी हो तो चेहरे पर चमक क्यों नहीं होगी। राधा ने हंसते हुए कहा, वह तो दिखाई देता ही है कि विकास कितना प्यार करता है उसे। आए दिन फेसबुक पर उसके साथ अपनी फोटो शेयर करता है। क्या नसीब है तुम्हारी बहू का। मनीषा जी ने गर्व से कहा, अरे वह तो यहाँ
इतनी खुश है कि अपने मायके जाने का नाम ही नहीं लेती। उसके माँ बाप तो रोज उसे फोन कर करके आने को कहते हैं, लेकिन वह जाती ही नहीं। मैं भी उसे कहती हूँ कि बेटा थोड़े दिनों के बाद अपने मायके चक्कर लगा लिया करो, वहां रहने चली जाया करो। आखिर माँ बाप का भी तो दिल करता होगा ना मिलने का, पर उसका तो इतना दिल लगा हुआ है यहाँ पर कि माँ बाप को भूल ही गई है। राधा ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, यह तो कमाल की बात है, वरना आजकल की बहुएं तो सास के साथ रहना भी पसंद नहीं करती, और यहाँ तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रह इतनी खुश है। फिर राधा ने पिंकी के गहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बहू के गहने तो बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारी तरफ से हैं क्या? मनीषा जी ने गर्व से कहा, अरे और नहीं तो क्या, एक एक गहना मैंने बहुत शौक से बनवाया है अपनी बहू के लिए। मैंने तो उसकी शादी से पहले ही सोच लिया था कि अपनी बहू के लिए बहुत कीमती जेवर लेने वाली हूँ। एक भी गहना हल्का नहीं है, सब के सब भारी और जड़ाऊ हैं। पिंकी यह सब सुन रही थी। बात उन गहनों की हो रही थी जो मनीषा जी ने उसकी शादी के समय खरीदे जरूर थे, लेकिन आज तक उसे अपने गहने पहनने का सौभाग्य नहीं मिला था। यह सिर्फ इसलिए पहनाए गए थे क्योंकि बाहर वालों को दिखाना था। मनीषा जी ने पिंकी को अपने पास बुलाया और मीठी आवाज में कहा, आओ बेटा, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। उन्होंने पिंकी को अपनी सहेलियों के सामने खड़ा किया और ऐसे दिखाने लगी जैसे वह पिंकी की सबसे अच्छी सहेली हो। देखो, यह मेरी बहू है, मनीषा ने गर्व से कहा। पिंकी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारी था। कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद मनीषा जी ने कहा, अरे बहू, जाओ तुम दोनों खाना खा लो, विकास तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे बिना खाना कहाँ खाएगा वह। यह कहते हुए मनीषा जी हंसने लगी। राधा ने मनीषा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे तारीफ के काबिल तो तुम भी हो मनीषा, अपनी बहू को इतना प्यार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मनीषा जी एक मुस्कान के साथ बोली, अरे इतना ही नहीं, मैं तो अपनी बहू से घर का काम करने को भी नहीं कहती। राधा ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा तो क्या तुम करती हो घर का काम? मनीषा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैंने तो अपने बेटे की शादी के बाद से ही घर पर काम वाली बाई लगा ली है, जो दिन भर घर का काम करती है। अरे नई नई शादी हुई है मेरे बेटे बहू की, अभी से अपनी बहू को काम में लगा दूंगी। क्या यही तो उम्र है ऐश करने की? राधा को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, वाह मनीषा, तुम्हारी सोच तो बहुत आधुनिक है। आजकल तो लोग बहू के आते ही उसे घर के काम में उलझा देते हैं, लेकिन तुमने तो उसे पूरी आजादी दे रखी है। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू हमेशा खुश रहे। मनीषा जी ने राधा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बेटी सारिका क्या कर रही है आजकल? कसम से बहुत प्यारी है, उसके लिए भी रिश्ता तो ढूंढ ही रही होगी ना तुम? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, सोचा तो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चिंता तो होती ही है। तो मनीषा जी बोली, मेरा छोटा बेटा दीपक भी कुछ ही दिनों में कनाडा से इंडिया आने वाला है, सोच रही हूँ कि लगे हाथ उसके लिए भी रिश्ता देख लूं। वैसे तो रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए, यूं कहूँ कि लड़कियों की लाइन लगी है मेरे बेटे के लिए, लेकिन मुझे तो लाखों में एक लड़की चाहिए। आखिर कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है मेरे बेटे की, कनाडा में अच्छी नौकरी कर रहा है, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाएगा। शादी के बाद यह सुनकर राधा का दिल मानो बलियों उछलने लगा। वह अपनी सहेली मनीषा का इशारा समझ गई थी। इधर शादी से लौटने के बाद जैसे ही मनीषा जी, विकास और पिंकी घर के अंदर आए, पिंकी चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से मनीषा जी की तेज आवाज आई, अरे महारानी, कहाँ चली? यह जेवर तो मुझे वापस कर दे, सोने के गहने हैं, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, संभाल कर रखना पड़ता है। पिंकी एक पल के लिए ठिठक गई। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी अभी उतार कर देती हूँ माँ जी। वह अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी होकर गहने उतारने लगी। मंगलसूत्र को छूते ही उसकी आंखें नम हो गई। शादी के वक्त उसने सोचा था कि यह उसका सौभाग्य है,
लेकिन आज यह सिर्फ एक उधार का गहना बनकर रह गया था। दूसरी तरफ अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। माँ, पिंकी कह रही थी कि उसे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। मनीषा जी पलटी और तीखे स्वर में बोली, पागल हो गया है तू? यह क्या बात कर रहा है? अरे माँ, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वह कह रही थी कि बहुत समय हो गया है मायके गए हुए। अगर अभी भी मना कर दूंगा तो कहीं अपने मायके वालों से शिकायत न कर दे। मनीषा जी कुछ देर सोचने लगी, फिर चतुराई से बोली, देख बेटा, एक काम कर, कल उसे मायके ले जा, लेकिन अपने साथ ही वापस ले आना। गलती से भी उसे वहां छोड़ने की भूल मत करना, समझा? विकास ने सिर हिलाया। ठीक है माँ। वह जाने ही वाला था कि मनीषा ने उसे फिर से रोका और कहा, अच्छा सुन, जेवर देख लेना जरा। हाँ माँ, अभी लेकर आता हूँ। इधर राधा पार्टी से लौटकर सीधे अपने कमरे में आई और जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उत्साहित होकर बोली, जानते हो आज की पार्टी कितनी शानदार थी। वहां मनीषा की बहू पिंकी को देखकर तो बस दिल खुश हो गया। पति थोड़ा हैरान होकर बोला, अच्छा, ऐसा क्या खास था? अरे उसके बेटे की बहू की जोड़ी देखते ही बन रही थी। विकास अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, बस पूछिए मत। दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। कभी पिंकी के लिए कुछ लेकर आता तो कभी कुछ। सच कहूँ, ऐसा प्यार मैंने बहुत कम घरों में देखा है। और मनीषा तो बहू को पलकों पर बिठाकर रखती है। पति थोड़ा संदेश में बोला, राधा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह सब दिखावा भी तो हो सकता है। बाहर वालों के सामने कुछ और घर के अंदर कुछ और। राधा ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो बहू का सच्चे दिल से ख्याल रखते हैं। अच्छा चलो मान लिया, पर तुम मनीषा की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? राधा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे दीपक के लिए लड़की ढूंढ रही है। आप तो जानते हैं दीपक कनाडा में सेटल है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को भी वहीं ले जाएगा। बात बात पर मनीषा भी हमारी बेटी सारिका का जिक्र छेड़ रही थी। मुझे भी लगता है हमारी सारिका के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ऐश करेगी वहां जाकर। उसका पति गहरी सोच में पड़ गया। बात तो सही कह रही हो। अपनी बेटी अच्छे परिवार में जाए, आराम से रहे, यह कौन नहीं चाहेगा। पति की सहमति मिल गई तो राधा ने बिना देर किए अगले ही दिन मनीषा से इस रिश्ते की बात करने की सोची। पिंकी अपने पति के साथ मायके से लौटकर घर में दाखिल हुई कि मनीषा जी की तीखी आवाज गूंज गई। अपने माँ बाप से मिलकर अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे माँ बाप के। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं तुम्हारे लिए। अरे अगर यही सब करना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? रखते ना जिंदगी भर तुम्हें अपने पास बिठाकर। मनीषा जी की झुलझुलाहट और बढ़ गई। अब खड़ी रहेगी क्या? जल्दी से अपना बैग रखो और जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है माँ जी, कहकर जैसे ही पिंकी कमरे में जाने लगी, तभी सासू माँ बोली, वैसे तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी अकल नहीं कि मेरे लिए खाना भी भेज देते। बड़े ही बेशरम किस्म के लोग हैं। पिंकी अक्सर अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन आज मनीषा जी की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने उम्मीद भरी नजरों से विकास की ओर देखा, शायद वो उसका पक्ष लेगा, लेकिन विकास तो चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अपनी माँ की बात से पूरी तरह सहमत है। विकास गुस्से से बोला, ऐसे हमारी तरफ घूर कर क्या देख रही हो? सुनाई नहीं देता क्या? जाकर खाना बनाओ, माँ को भूख लगी है। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंख से आंसू छलक पड़े। इधर मनीषा जी ने विकास को अपने पास बुलाया, फिर संदेह भरे स्वर में बोली, इसे वहां अपने माँ बाप के साथ अकेला तो नहीं छोड़ा ना? अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हटा। वह लोग तो इसे 2-4 दिन रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मनीषा जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अच्छा किया, तूने बहू को ज्यादा ढील दी जाए तो बगावत पर उतर आती है। सुबह हो चुकी थी।
लेकिन सास की कड़वी बातें और विकास का बेरुखी भरा व्यवहार पिंकी के मन को छलनी कर रहे थे। तभी विकास की आवाज ने उसकी तन्हाई को चीर दिया और चिढ़ते हुए बोला, यह कैसी सूरत बना रखी है तुमने, जब देखो रोने शक्ल बनाए बैठी रहती हो। पिंकी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, अच्छा आप नहीं जानते, रात को आपकी माँ ने मेरे और मेरे माता पिता के बारे में जो कुछ कहा, क्या वह सही था? विकास ने नजरें चुराते हुए खींच कर जवाब दिया, तो क्या गलत कहा मेरी माँ ने? पिंकी का दिल धक से रह गया। वह हैरानी से बोली, मेरे माँ बाप के खिलाफ इतनी बातें कह दी उन्होंने और तुम्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा? विकास क्रोधित स्वर में बोला, बस इसलिए तो मैं तुम्हारे वहां जाने के खिलाफ हूँ। वहां से लौटने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। पिंकी का गुस्सा अब आंसू बनकर छलक पड़ा। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं आए दिन मायके ही जाती रहती हूँ। सिर्फ एक ही दिन मेरी माँ ने रुकने को कहा था, फिर भी तुमने कैसे झूठ बोला था कि माँ की तबीयत खराब है। झूठा बहाना बनाकर मुझे जबरदस्ती यहाँ वापस ले आए। अच्छा, जवान भी चलने लगी है तेरी। कहते हुए विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आव देखा न ताव और एक जोरदार तमाचा पिंकी के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की तीव्रता इतनी थी कि वह सीधे बिस्तर पर जाकर गिरी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। विकास ने उसकी ओर देखा और निर्दयता से बोला, अगर इतनी ही तकलीफ है तो सामान बांधो और अपने मायके चली जाओ और उसके बाद यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। पिंकी की आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन विकास वहीं नहीं रुका। आदेश भरे स्वर में बोला, अब खड़ी हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है और माँ को भी भूख लगी है। और खबरदार, फिर कभी ऐसी रोती सूरत दिखाई तो अगली बार ऐसा हाल करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। वह बिना कुछ कहे और खुद को संभालते हुए रसोई की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद मनीषा जी के पास फोन आया। उनकी सहेली राधा का फोन था। फोन उठाया तो मनीषा खुश होते हुए बोली, अरे वाह राधा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो कब से सोचती चाहती थी कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। राधा और मनीषा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बिना ज्यादा बातचीत के दोनों परिवारों ने लड़के और लड़की को एक दूसरे की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का कर लिया। अब बस दीपक के इंडिया आने का इंतजार था ताकि इस रिश्ते को औपचारिक रूप दिया जा सके। करीब 10 दिन के बाद विकास का छोटा भाई दीपक भी इंडिया पहुंच गया। वह घर पहुंचकर अंदर आया तो पिंकी सफाई कर रही थी। उसे देखते ही वह खुशी से उससे बातें करने लगी। आवाज सुनकर मनीषा जी और विकास भी वहां आ गए। अपने बेटे को देखते ही मनीषा जी अपने चेहरे की खुशी छुपा रही थी और फिर घूरती आंखों से पिंकी की ओर देखते हुए बोली, अब यही खड़ी रहेगी या मेरे बेटे के लिए कुछ चाय पानी भी लेकर आएगी? इतना भी नहीं सिखाया तेरे माँ बाप ने। यह सुनकर पिंकी अंदर चली गई तो दीपक बोला, क्या माँ, इतनी सी बात पर उन्हें डांट दिया? तो मनीषा बोली, अरे तू नहीं जानता, इसे इसलिए ज्यादा इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो सब छोड़, तू हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, भूख लगी होगी तुझे। कुछ देर बाद पिंकी ने चाय की ट्रे संभालते हुए जैसे ही दीपक के कमरे में जाने लगी, अंदर से आती आवाजों ने उसे रोक दिया। दीपक झुंझुलाते हुए बोला, माँ यह सही नहीं है। सारिका और उसके घर वालों को इतना भी नहीं बताया कि मेरी नौकरी जा चुकी है और मेरा वीजा भी कैंसिल हो गया है। मनीषा गुस्से से बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है सारिका के माँ बाप कितने रईस हैं, इकलौती बेटी है उनकी। शादी होते ही उसका बाप तेरे करियर और बिजनेस सेट कर देगा, लेकिन माँ, उन्हें अंधेरे में रखना गलत होगा। अगर शादी के बाद उन्हें पता चला तो दीपक बेचैनी से बोला। तो मनीषा ने आंखें दिखाते हुए कहा, बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करेगा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। दीपक चुप हो गया। अंदर खामोशी छा गई।
लेकिन बाहर खड़ी पिंकी के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर के लोग इतने बड़े झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ने जा रहे थे। दिन बीतते गए और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आज सारिका के घर वाले आ रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी सारा काम का बोझ पिंकी पर लाद दिया गया था और आज तो उसे सितारों से सजी हुई साड़ी पहनकर सारा काम करना था। पिछली बार जो हुआ था, मनीषा जी उसे दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही राधा अपने परिवार के साथ आई, पिंकी चाय की ट्रे लेकर आई और सबके सामने रख दी। राधा ने उसे देखते ही आश्चर्य से कहा, अरे बेटा, तुम ही काम में लगी हो, घर में काम वाली नहीं है क्या? पिंकी कुछ कहने ही वाली थी कि मनीषा जी ने बीच में ही बात काट दी। बनावटी मुस्कान के साथ वह बोली, अरे काम वाली आई थी, सारा काम निपटा कर गई है, लेकिन उसके आज उसे जल्दी जाना था। उसके बेटे की तबीयत खराब थी, फिर मैंने ही उसे छुट्टी दे दी। आखिर दुख सुख तो सबके साथ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाकी का काम कर लेंगे। लेकिन पिंकी भी ना मुझे कोई काम करने ही कहाँ देती है। माँ बेटी सा प्यार है हम दोनों में। मनीषा की बात सुनकर विकास झट से अपनी नकली हमदर्दी दिखाने लगा। अरे पिंकी, तुम भी बैठो ना, हमेशा काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, आखिर तुम भी इस घर की बहू हो। राधा खुश होकर बोली, बस यही अपनापन तो चाहिए था मुझे मेरी बेटी के लिए। मैं जब भी आपके घर आती हूँ तो एक सुकून सा मिलता है। आपकी बड़ी बहू के चेहरे की रौनक और सुख देखकर ही मैंने अपनी बेटी का इस घर में रिश्ता पक्का किया। सुनते ही पिंकी का मन ही मन बोली, चेहरे की रौनक, सुख, काश कोई देख पाता कि इस रौनक के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। इसी बीच राधा के पति श्री वास्तव जी सीधे दीपक की तरफ मुड़े और बोले, वैसे बेटा, एक जरूरी बात करनी थी। सारिका के विदेश जाने के लिए दस्तावेज कब तक तैयार हो जाएंगे? आखिर वह तुम्हारे साथ ही कनाडा जाएगी ना? दीपक कुछ बोलता इससे पहले ही मनीषा जी ने तेजी से बात संभाल ली। अरे पेपर तो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ आराम से हो जाएगा। पिंकी की नजर मनीषा जी के चेहरे पर गई, जो अभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। पिंकी का दिमाग घूम गया। सब लोग शादी के इंतजाम के बारे में बात कर रहे थे, परंतु पिंकी के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे सीधे कुछ कहा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मनीषी जी का दिखावे का नकाब इतना मजबूत था कि लोग उसके झूठ को सच मानते थे, लेकिन अब वह इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेगी। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस खेल को जल्द ही खत्म कर देगी। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखी श्री वास्तव जी की गाड़ी की चाबी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह धीरे से आगे बढ़ी और मेज पर रखे सभी गिलास उठाने का बहाना करते हुए चुपचाप चाबी अपनी मुट्ठी में दबा ली और तुरंत रसोई घर में आ गई। उसी समय दीपक किसी काम से घर से बाहर निकला। राधा ने मनीषा जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मनीषा, अब हमें चलना चाहिए, शादी के दिन ही मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मनीषा जी की बनावटी मुस्कान के साथ बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो अपने घर आना जाना लगा ही रहेगा। श्री वास्तव जी, राधा और सारिका गली की ओर बढ़ गए। उनकी गाड़ी गली के बाहर खड़ी थी, इसलिए उन्हें थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे, श्री वास्तव जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर अचानक ठिठक गए। अरे मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? उन्होंने आश्चर्य से कहा। वह घबराहट से अपनी दूसरी जेब में टटोलने लगे, फिर कोट के अंदरूनी जेब में भी हाथ डाला, लेकिन चाबी नहीं मिली। मुझे लगता है चाबी वहीं घर पर ही रह गई है। हाँ, शायद वहीं रखकर भूल गए होंगे। चलिए मैं भी चलती हूँ। वह दोनों वापस मनीषा जी के घर की ओर मुड़ गए। उसी समय पिंकी ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अपनी सास और पति की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, मैं अब इस झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं सारा सच लड़की वालों को बता दूंगी।
मनीषा के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराकर बोली, क्या बकवास कर रही है तू? करेगी ऐसा? इतनी हिम्मत? पिंकी बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। विकास का खून खौल उठा। उसने झपट कर हाथ उठाया। चुप हो जा। अगर एक शब्द और बोला तो पिंकी कड़क आवाज में बोली, मार लो जितना मर्जी मार लो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। तुम सबने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि यह शादी एक धोखा है। सब बताऊंगी कि तुम लोग मेरे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हो, घर की नौकरानी बनाकर रखते हो। इतने अत्याचार के बाद मुझे जबरदस्ती मुस्कुराने को बोलते हो। तुम लोगों ने झूठ बोलकर उन्हें फंसाया है। दीपक की कनाडा में कोई नौकरी नहीं है। मैं उन्हें बताऊंगी कि पिंकी की बात पूरी नहीं हुई थी कि विकास का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। बकवास बंद कर अपनी तू। क्या बताएगी? किसको बताएगी? पिंकी के चेहरे पर हाथों के निशान पड़ चुके थे, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। उसने अपनी सास की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। मनीषा हाथ नचाते हुए बोली, देख लिया कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। इसीलिए कहती थी इसे काबू में रख। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई, लेकिन गुस्से में बौखला विकास और मनीषा ने ध्यान नहीं दिया। पिंकी चिल्लाकर बोली, तुम लोग चाहे जो कर लो, अब मैं चुप नहीं रहने वाली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में लोहे की मजबूती थी। विकास फिर से पिंकी के बाल खींचते हुए बोला, अगर तूने मुंह खोला तो आज तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने पिंकी पर हाथ उठा दिया, लेकिन इतने भर से उसे शांति नहीं मिली। वह चाहता था कि पिंकी दर्द से तड़पे, उसकी आंखों में डर दिखे। अब पिंकी को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी बेल्ट निकाल ली और हवा में बेल्ट को लहराते हुए उसकी ओर मारने लगा, लेकिन इस बार किसी ने पीछे से विकास का हाथ रोक लिया। विकास ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई थी। वे श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने उसका हाथ मजबूती से जकड़ रखा था। उनका चेहरा गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से तना हुआ था। मनीषा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। विकास भी हक्का बक्का रह गया। तो यह सब चल रहा था इस घर में? हमारी बेटी को भी ऐसे ही फंसाने की साजिश हो रही थी? राधा जी बोली। श्रीवास्तव जी ने गहरी सांस ली और एक कड़वी हंसी हंसे। वाह मनीषा जी, बहुत बड़ा खेल खेला था आपने तो। हम तो आपके इस जाल के इस कदर फंस चुके थे कि अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोटने चले थे। मनीषा जी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यह लड़की तो झूठ बोल रही है, मनीषा बोली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने आगे बढ़कर पिंकी के गालों पर पड़े लाल निशानों को देखा और आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, इस मासूम सी लड़की का क्या हाल कर दिया तुमने? फिर श्रीवास्तव जी गंभीर स्वर में बोले, अब यह रिश्ता तो किसी भी हालत में नहीं होगा। मनीषा और विकास सकते में आ गए थे। मनीषा घबराहट भरे स्वर में बोली, अरे नहीं भाई साहब, सुनिए तो सही। बहुत सुन लिया, अब हमें और कुछ नहीं सुनना। कहते हुए राधा जी घर से बाहर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने पिंकी की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। बेटा, अब तुझे इस नर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो यह जालिम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम हमारे साथ चलो। श्रीवास्तव जी और राधा पिंकी को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पिंकी के गले, बाजुओं और चेहरे पर पड़े निशानों को देखकर पुलिस ने बिना देर किए घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर दिया। इतने घाव देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस ने तुरंत मनीषा और विकास को गिरफ्तार कर लिया। आज सलाखों के पीछे वह अपनी बेबसी पर रो रहा था। श्रीवास्तव जी की मदद से पिंकी ने उन पर कोर्ट केस कर दिया था, जिससे बच पाना उन दोनों के लिए नामुमकिन था। इसके बाद पिंकी के कहने पर श्रीवास्तव जी ने उसे उसके मायके छोड़ दिया और उसे हर संभव मदद देने का फैसला किया।
अब पिंकी अपनी जिंदगी की मालिक खुद थी। उसने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की, जो शादी के बाद मनीषा जी ने यह कहकर छुड़वा दी थी कि अब तुझे सिर्फ घर के काम करने हैं, लेकिन अब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इधर विकास और मनीषा को घरेलू हिंसे के अपराध में 6 महीने की कैद और भारी जुर्माने की सजा मिली। जेल में बिताए वह 6 महीने उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। बाहर आने के बाद भी समाज की नजरों में वह अपराधी ही थे। रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया, पड़ोसियों ने बातचीत करना बंद कर दी, यहाँ तक कि दीपक भी अपनी माँ और भाई का साथ छोड़कर वहां से चला गया। विकास की नौकरी भी छूट चुकी थी। जिन लोगों के सामने कभी उन्होंने अपनी झूठी शान की ऊंची दीवार खड़ी की थी, वही लोग अब उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। इस दौरान पिंकी ने तलाक का केस भी फाइल कर दिया था और आज पूरे 2 साल बीत चुके थे। कोर्ट की तरफ से उनके तलाक को स्वीकृति मिल गई थी। कोर्ट ने विकास को पिंकी का सारा सामान उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया। विकास की कार पिंकी के मायके के सामने आकर रुकी। उसके हाथ में एक लिस्ट थी पिंकी के सामान की, जिसे कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसे लौटाना था। लेकिन उसके घर के बाहर पहुंचकर वह हैरान रह गया। वहां का नजारा बदला बदला सा था। उसने डोर बेल बजाई, दरवाजा खुला, लेकिन सामने पिंकी नहीं थी। एक अजनबी लड़की खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? वह बोली। विकास थोड़ा अचकचा गया। वह पिंकी से मिलना था। लड़की ने भीतर आवाज दी, मैडम, कोई मिलने आया है आपसे। विकास ने तो सोचा था कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पिंकी गरीबी में दिन काट रही होगी, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गई। घर बिल्कुल बदल चुका था। घर में सुविधा का हर सामान था, अच्छी सजावट थी। कोनों में रखे इंडोर प्लांट्स पूरे माहौल को खूबसूरत बना रहे थे। तभी पिंकी बाहर आई, लेकिन वह अब पहले वाली डरी सहमी हुई सी पिंकी नहीं थी। अब उसके सामने एक आत्मविश्वास से भरी, आत्मनिर्भर और गरिमामय लड़की खड़ी थी। सलीके से बंधे हुए बाल, हल्का मेकअप और गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा। विकास हैरान था कि यह वही लड़की थी जिसे कभी उसने अपने पैरों की जूती समझा था। वो तुम्हारा सामान लेकर आया था, उसने किसी तरह कहा। पिंकी ने बिना कोई भाव बदले घर में काम करने वाली बाई को आवाज दी, सुनीता, सामान अंदर रखवा लो। फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली और मुड़ने लगी। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। जैसे ही पिंकी दरवाजे से बाहर निकली, विकास हड़बड़ी में उसके पीछे आया। पिंकी, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तब तक पिंकी घर के साथ बनी हुई एक बड़ी सी इमारत में दाखिल हो चुकी थी। विकास ने उत्सुकता से सिर उठाकर देखा। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में बड़े अक्षरों में लिखा था, पिंकी लर्निंग इंस्टीट्यूट। विकास की आंखें खुली रह गई। अपनी हिम्मत के बल पर पिंकी कितना कुछ हासिल कर चुकी थी। उसका दिल किया कि पिंकी को आवाज देकर बुलाए और उससे माफी मांगकर कहे, वापस आ जाओ मेरी दुनिया में, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन अब वो कुछ कहने सुनने का हक खो चुका था। धीमे कदमों से वह अपनी कार की ओर बढ़ा, परंतु हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसे पीछे खींच रहा हो। वह बोझ था उसके किए गए कर्मों का, उसके गलत फैसलों का। लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था और पिंकी के पास एक नई जिंदगी। आज पिंकी एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि उसने अपने जैसे अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। जो कभी चुप रहकर जुल्म सहती थी, अब अपनी आवाज बुलंद कर चुकी थी। जो कभी घुट घुट कर जी रही थी, अब खुलकर सांस ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद से प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सपने थे, ढेर सारे सपने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिंकी ने जो किया क्या वह सही था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।